नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, आपका अर्थशास्त्र का प्राध्यापक और आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे ब्याज के आधुनिक सिद्धांत के बारे में, जिसे हम ISLM वक्र विश्लेषण के द्वारा ब्याज निर्धारण के सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। मैं आशा करता हूँ कि लॉकडाउन में आपको मेरे वीडियो लगातार मिल रहे होंगे, और अगर कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं, वहाँ हम उस टॉपिक के ऊपर एक नया लेक्चर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत या ISLM वक्र के द्वारा ब्याज निर्धारण के सिद्धांत के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि ब्याज के जो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत था, वो ये मानता था कि ब्याज की दर का निर्धारण एक वास्तविक घटना है, यानी ब्याज की दर जो है वो वास्तविक तत्वों, बचत और निवेश के द्वारा निर्धारित होती है। इसके विपरीत ब्याज की दर केन्ज के हिसाब से, जो तरलता अधिमान सिद्धांत था केन्ज का, उसके अनुसार एक विशुद्ध रूप से मौद्रिक घटना है। क्यों मौद्रिक घटना है? क्योंकि ये मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। तो इन दोनों तर्कों के आधार पर जब हम ब्याज की दर का निर्धारण करते हैं तो वो निर्धारण जो है वो अनिश्चित होता है या अनिर्धारणीय होता है, क्योंकि वो हमें एक चक्रीय तर्क में ले जाता है। जब ब्याज की दर में परिवर्तन होते हैं तो वो आय को प्रभावित करता है, और आय में होने वाले परिवर्तन ब्याज की दर को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमने परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि ब्याज की दर जो है वो बचत और निवेश की समानता के द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन बचत और निवेश की समानता के द्वारा ब्याज की दर निर्धारित होती है। लेकिन ब्याज की दर को ज्ञान होने के लिए हमें बचत और निवेश का पता होना जरूरी है, लेकिन निवेश खुद ब्याज की दर के द्वारा निर्धारित होता है। यानी जब तक हमें ब्याज की दर नहीं पता होगी तो हमें निवेश नहीं पता होगा, और जब तक हमें निवेश का ज्ञान नहीं होगा तो हम ब्याज की दर को ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो परंपरावादी सिद्धांत था और जो केन्ज का सिद्धांत था, वो दोनों अनिश्चित थे, अनिर्धारणीय थे। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रोफेसर हिक्स और प्रोफेसर हैंसन ने एक ब्याज के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम ब्याज के आधुनिक सिद्धांत या ISLM वक्र विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। ये जो सिद्धांत है हिक्स और हैंसन का, ये बेसिकली दोनों जो सिद्धांत हैं, ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत और केन्ज का सिद्धांत, जो वास्तविक मापदंडों और मौद्रिक मापदंडों पर निर्भर करते हैं, इन दोनों का एकीकरण किया। क्योंकि जो परंपरावादी सिद्धांत था वो वास्तविक तत्वों को ध्यान में रखता था और मौद्रिक तत्वों की अवहेलना करता था, जबकि केन्ज का सिद्धांत मौद्रिक तत्वों को ध्यान में रखता था और वास्तविक तत्वों की अवहेलना करता था। इसलिए हिक्स और हैंसन ने यह महसूस किया कि जब तक हम इन दोनों सिद्धांतों को एक साथ नहीं लाएंगे, यानी जब तक हम अगर ब्याज की दर और आय का एक साथ निर्धारण नहीं करेंगे, तब तक हमें संतुलित ब्याज की दर को हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम कई बार हिक्स हैंसन सिंथेसिस भी कह देते हैं कि हिक्स एंड हैंसन के एनालिसिस के द्वारा हम ब्याज की दर के निर्धारण को करते हैं। तो इसको हम हिक्स हैंसन सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब आधुनिक सिद्धांत में जो आय परिवर्तन का प्रभाव है वो वास्तविक तत्वों और मौद्रिक तत्वों दोनों पर देखकर फिर ब्याज की दर का निर्धारण किया जाता है। यानी इस सिद्धांत में मौद्रिक और वास्तविक तत्वों का एकीकरण किया गया है और उसके आधार पर ब्याज की दर का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कि ये जो ISLM वक्र है, इसमें IS का क्या अर्थ है, LM का क्या अर्थ है, और उसके बाद हम ब्याज की दर के निर्धारण की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम IS वक्र से। जैसे कि नाम से पता है, I एंड S, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड S स्टैंड फॉर सेविंग। यानी IS वक्र जो है, यहाँ पर इसका I जो है वो निवेश को दिखाता है और S जो है वो बचत को दिखाता है। तो बेसिकली IS वक्र जो है बचत और निवेश को लेता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बचत और निवेश कौन से तत्व हैं? मौद्रिक तत्व हैं या वास्तविक तत्व हैं? वास्तविक तत्व हैं। इसका मतलब जो IS वक्र है ये वास्तविक तत्वों को ध्यान में रखता है, वास्तविक तत्वों या जो वस्तु बाजार है उसके संतुलन को दर्शाता है। इसका मतलब ये जो IS वक्र है ये हमने जो परंपरावादी सिद्धांत है उससे निकाला हुआ है। जो हिक्स एंड हैंसन ने परंपरावादी सिद्धांत से के बेसिस पे एक कर्व निकाला, जिसको उन्होंने IS वक्र नाम दिया। बेसिकली IS वक्र है क्या? IS वक्र कुछ नहीं है। IS वक्र जो है वो ब्याज की दर और आय, ब्याज की दर और आय स्तर के वो सारे संयोग
वो सारे लेवल जहां पर बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं, वो हम कह सकते हैं कि ये आईएस कर्व है। तो आईएस कर्व कुछ नहीं है, आईएस वक्र ब्याज की दर और जीडीपी या आय के उन सभी विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है, उन सभी विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां पर बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होती है, या बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होने का अर्थ है कि वस्तु बाजार में संतुलन होता है। तो आइए अब हम आईएस वक्र को परिभाषित करते हैं। आईएस वक्र ब्याज की दर और वाई के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जहां पर वस्तु बाजार संतुलन में होता है। अर्थात वस्तु बाजार कब संतुलन में होता है? जब बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होती हैं। बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होती है तब हम कहते हैं वस्तु बाजार संतुलन में है। यानी हम संतुलित आय का निर्धारण करते हैं किसके द्वारा? बचत और निवेश की समानता के द्वारा। या दूसरा तरीका भी है उसको निर्धारण करने का, वो है कुल आय और कुल मांग की समानता के द्वारा। दोनों के आधार पर हम इस आय का निर्धारण करते हैं, वस्तु बाजार के संतुलन को देख सकते हैं। तो क्या परिभाषा है आईएस वक्र की? आईएस वक्र ब्याज की दर और वाई के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जहां वस्तु बाजार संतुलन में होता है, अर्थात बचत और निवेश एक दूसरे के समान होते हैं, या कुल उत्पादन और कुल आय एक दूसरे के उत्पादन और कुल व्यय एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार परिभाषा को देखते हैं। आईएस वक्र ब्याज की दर और वाई के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जहां वस्तु बाजार संतुलन में होता है, अर्थात जहां बचत और निवेश एक दूसरे के समान होती हैं। बचत और निवेश की समानता को दर्शाने वाले आय और ब्याज की दर के उन सारे संयोगों को दिखाने वाली जो रेखा है उसको हम आईएस वक्र कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आईएस वक्र हम निकालेंगे कैसे। आईएस वक्र की व्युत्पत्ति के लिए हम 3 संबंधों को यूज करेंगे। पहला संबंध है निवेश मांग फलन। निवेश मांग फलन क्या होता है? बेसिकली निवेश मांग फलन हमें दिखाता है कि ब्याज की दर, ब्याज की अलग अलग दरों पे हम निवेश की कितनी मात्रा की मांग करेंगे। ठीक है, निवेश मांग फलन क्या है? निवेश मांग फलन हमें ब्याज की दर और निवेश के मध्य संबंध को दर्शाता है। किस तरीके का संबंध है उसको देख लेते हैं। यहां पर एक्स एक्सिस पे मैंने निवेश का स्तर लिया है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? ब्याज की दर ली है। तो जो संबंध है वो हमने दिखाया इस रेखा के द्वारा, आई रेखा के द्वारा दिखाया, जिसको हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन का नाम दिया। इस लाइन को देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये एक ऋणात्मक ढलान वाली रेखा है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का जो संबंध है ब्याज की दर और निवेश की मात्रा का, वो एक ऋणात्मक संबंध है। यानी जब ब्याज की दर ऊंची होती है तो निवेश की मांग जो है वो कम होती है, जब ब्याज की दर नीची होगी तो निवेश की मांग अधिक होगी। इसे हम ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स पे। पहले हमने R0 पॉइंट लिया, इस R0 पॉइंट पे ब्याज की दर OR0 और निवेश की मात्रा कितनी है? हमारी OI0। ठीक है, अगर ब्याज की दर बढ़ जाती है, जैसे मान लो यहां से बढ़ के ये R0 से बढ़ के कितनी हो गई? R1 हो गई। जब ब्याज की दर R0 से बढ़ के R1 होगी तो क्या होगा? निवेश की जो मांग है वो OI0 से कम होके OI1 हो जाएगी, यानी निवेश का स्तर जो है वो घट जाएगा। इसी तरीके से अगर हम और बढ़ोतरी कर दें ब्याज की दर में तो निवेश और कम हो जाएगा। इसका मतलब इस ग्राफ में हमने जो देखा है वो ये जानने की कोशिश की है कि ब्याज की दर और निवेश का जो संबंध है वो किस प्रकार का है। यानी हमने बताया 3 संबंधों को हम यूज करेंगे। पहला संबंध हम निवेश मांग फलन को देखेंगे। ठीक है, तो निवेश मांग फलन को देखने के बाद हमने आगे चलते हैं दूसरे संबंध की तरफ। दूसरा संबंध क्या है कि जब ब्याज की दर चेंज होगी तो उस ब्याज की दर के कारण निवेश चेंज होगा। ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तन निवेश को परिवर्तित करेंगे, जो हमने देखा। जब ये निवेश परिवर्तित होगा तो कुल व्यय में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इसको हम एग्रीगेट डिमांड भी कह सकते हैं, यानी कुल मांग में भी परिवर्तन होगा। इसका मतलब दूसरी रिलेशनशिप जो हम देखने वाले हैं कि ब्याज की दर में जब परिवर्तन होंगे तो उसके कारण निवेश में परिवर्तन होंगे, जो हमने देखा निवेश मांग फलन के द्वारा। लेकिन उसके फलस्वरूप जो हमारा कुल व्यय है उसमें भी परिवर्तन होगा। ठीक है, कुल व्यय किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? A + C + I + G + X - M। ये हमारा सकल व्यय है या कुल मांग है। कुल मांग हमारी उपभोग मांग, निवेश मांग, सरकारी खर्चा और शुद्ध विदेशी मांग, दोनों इन पे निर्भर करती है। ये इस ग्राफ में हमने एक फेमस केंचियन क्रॉस दिखाया है, जिसको केंचियन क्रॉस कहते हैं, यानी आय निर्धारण को दिखाया है कि अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण कैसे होगा। ये जो रेखा है 45 डिग्री की रेखा, ये कुल मांग और कुल पूर्ति
की समानता वाली रेखा है। ठीक है, यहाँ पे इसके हर बिंदु पे कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। वास्तव में अर्थव्यवस्था में मांग कितनी होगी? ए के द्वारा। किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी? आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम पे डिपेंड करेगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इक्विलिब्रियम इनकम जो है वो अर्थव्यवस्था में ओ वाई जीरो होगी। अगर किसी कारण से, ये हमने डिस्कस किया, किसी कारण से इनकम अगर कम हो गई तो इसका मतलब डिमांड तो ज़्यादा हो जाएगी, ए तो ऊपर हो गया, और पूर्ति कम हो गई। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक हैं वो पूर्ति को बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे तो फिर ये ऊपर की तरफ हम चलेंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे। यानी संतुलन जो है हमेशा ई बिंदु पर रहेगा, जहाँ पर कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर है, या हम कह सकते हैं कि कुल उत्पादन और कुल व्यय एक दूसरे के बराबर है। कुल उत्पादन पूर्ति है और कुल व्यय जो है वो मांग है। तो किसी तरीके से भी हम समझ सकते हैं। अब जो हम देखना चाह रहे हैं, हम देखना ये चाह रहे हैं कि जब निवेश में परिवर्तन, ब्याज की दर में परिवर्तन होगा तो निवेश में परिवर्तन होगा, और निवेश में परिवर्तन होने से इस ए में परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन किस तरीके के होंगे वो हमने निवेश मांग फलन में देख लिया था। ये यहाँ पे जो मैंने दिखाया है एक कम्बिनेशन दिखाया है, कौन सा? R0 और I0। यानी जब R0 है तो ये I कितना हो जाएगा? सिर्फ I पे हमारा फोकस रहेगा, ये I हमारा I0 हो गया। इसका मतलब R0 और I0 कम्बिनेशन पे एक कम्बिनेशन होगा, निवेश मांग फलन से हमने एक संयोग लिया I0 और R0 का, तो वहाँ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना होगा? ये इसके बराबर है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ बाकी ये चीज़ें तो चेंज नहीं हो रही, ये तो स्थिर रहे, सिर्फ I चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ मार्क कर लेते हैं कि ये जो A है ये किस पे है? R0 और I0 पे, इस कम्बिनेशन पे है। अब अगर ब्याज की दर बढ़ती है तो I चेंज होगा ना, इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा तो A भी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? हमने R बढ़ा दिया, R1 हो गया तो आपका निवेश गिर गया, ब्याज की दर बढ़ी, हमने पीछे देखा था ना, वही को हम रिपीट कर रहे हैं, तो हमारा निवेश घट जाएगा। निवेश घट जाएगा तो A का क्या होगा? A हमारी घट जाएगी, घटी ना, यानी दूसरे इस कम्बिनेशन पे हमारी ए घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जब ब्याज की दर बढ़ी तो निवेश घट गया, निवेश घट गया तो ए में ये वाली संख्या कम होगी, ये वाली संख्या कम होगी तो ए नीचे आएगी, तो इस तरीके से घट गई। इसका मतलब पहले हमारी इनकम जो R0 ब्याज की दर पे Y0 थी वो अब कम होके OY1 हो। ठीक है, चलिए अब एक बार और बढ़ा के देखते हैं। R1 से R2 बढ़ गया, ब्याज की दर अब हो गई OR2, निवेश घट के कम हो जाएगा OI2। अब निवेश कम हुआ तो ये A भी नीचे आएगा, A नीचे आ गया, हमारा कहाँ आ गया? R2 I2 यहाँ पे। ठीक है, यानी ये जो कम्बिनेशन है ब्याज की दर का निवेश और इस कम्बिनेशन पे A घट जाएगा और इनकम जो है हमारी OY2 आ जाएगी। ठीक है, इस ग्राफ से हम ये जो दिखाने की कोशिश है वो ये दिखाने की कोशिश की है कि जब ब्याज की दर में परिवर्तन होंगे, जब ब्याज की दर में परिवर्तन होंगे तो हमारा ए में भी परिवर्तन होंगे, और ए में परिवर्तन होंगे तो हमारी इनकम में भी परिवर्तन होंगे। ये डिपेंड करता है कि ये परिवर्तन किस तरीके, यहाँ से हमने ऊपर की तरफ ले गए थे, ब्याज की दर को बढ़ाया था तो हमारे ए ही गिरेगा, और ए ही गिरने के कारण हमारी इनकम भी गिरेगी। ठीक है, अब ब्याज की दर के साथ जो हमने संबंध यहाँ देखा, यानी जो किसी देश की आय निर्धारण के दो विधियां हैं, ये जो हमने दिखाई है कुल विधि दिखाई है, कुल मांग और कुल पूर्ति, लेकिन ये एस और आई की इक्वलिटी के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो अगला ग्राफ है उसमें हम दोनों को एक साथ लेने की कोशिश करते हैं। ये हमारा देखा पहचाना ग्राफ है जिसमें हम कुल विधि के द्वारा, ये ए पैनल है जिसमें हम कुल विधि के द्वारा आय का निर्धारण देखते हैं, और ये बी पैनल है जिसमें हम बचत और निवेश की समानता के द्वारा आय का निर्धारण देखते हैं। ये ध्यान रखना, दोनों के द्वारा जो आय आएगी वो सेम आएगी, चाहे कुल विधि जो हमने यहाँ दिखाई और जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो हमने यहाँ दिखाई, दोनों विधियों के द्वारा, यानी आय के जिस स्तर पे कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होंगे उस पे बचत और निवेश भी एक दूसरे के बराबर होगी। या दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि बचत और निवेश की समानता के द्वारा आय का निर्धारण होगा। इसी तरीके से कुल मांग और कुल पूर्ति की समानता के द्वारा आय का निर्धारण होगा, लेकिन दोनों विधियों से जो आय निकलेगी वो सेम निकलेगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने परिभाषा में बात की थी कि जहाँ इसमें आई इस कर्व में बचत और निवेश है, तो इसलिए हम बचत और निवेश के साथ ही इस कर्व को बनाने के लिए हमने नीचे ग्राफ लिया है। बेसिकली ये वही ग्राफ है जो हमने, ये वाला ग्राफ सेम है। तो यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं इसको।
पहला कॉम्बिनेशन है जो मैंने तीनों ग्राफ में अभी दिखा दिया। ये पहला R0 के ऊपर निवेश I0 होगा, इस निवेश I0 पे ये हमारी AE होगी और ये हमारा निवेश होगा और इनकम जो है हमारी OY0 होगी। अब अगर निवेश बढ़ता है, ब्याज की दर बढ़ती है, ब्याज की दर बढ़ने से क्या होगा, क्या हुआ, F बिंदु निवेश जो है हमारा घट गया, निवेश की मांग घट गई, निवेश की मांग घट गई तो आपकी AE क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, हमने पीछे देखी थी घटेगी, AE घटेगी तो इनकम भी घट जाएगी, AE घट गई ना, इनकम घट जाएगी इस पैनल पे, A पैनल पे। लेकिन B पैनल पे भी देखो आप, निवेश घट गया ना, यहीं से आया ना, आपका R1 बढ़ने से निवेश घटा तो ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पे दोनों के द्वारा आय का निर्धारण वही होगा। तो इसका मतलब आय का स्तर हमारा कितना हो गया, यहाँ घट गई OY1 इस पैनल पे भी और इस पैनल पे भी सेम मात्रा में घट जाएगी। इसी तरीके से अगर ब्याज की दर फिर बढ़ गई, R2 हो गई, R2 होने से हमारा निवेश क्या होगा, क्या हुआ, घट गया और घट गया ना, G बिंदु से जो हमने दिखाया, ये घटने से हमारा AE कर्व नीचे आएगा, ये कर्व भी नीचे आएगा और ये कर्व भी नीचे आएगा, क्योंकि ब्याज की दर बढ़ने से निवेश घट गया। निवेश घटने से जो हमारी संतुलित ब्याज की दर है, संतुलित आय जो है वो घट जाएगी, इस पैनल पे भी घटेगी और नीचे वाले पैनल पे भी घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ग्राफ है इसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि जब ब्याज की दर में परिवर्तन होता है तो निवेश में परिवर्तन होता है, निवेश में परिवर्तन के कारण कुल व्यय में या कुल मांग में परिवर्तन होता है, या निवेश की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण आय में परिवर्तन होता है, और इन परिवर्तनों को हमने दिखाया है। इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आगे हम IS वक्र की व्युत्पत्ति करेंगे जो हमने यहाँ दिखाया है। 3 पैनल मैंने बनाए हैं, A पैनल जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था एग्जैक्ट वही है, B पैनल हमने अभी डिस्कस किया था, ये निवेश मांग फलन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वही है, और ये हमारा एक नया पैनल बनाया हमने C, जहां पर हम ब्याज की दर और आय के कॉम्बिनेशन निकालेंगे। ये हमारा Y है और ये हमारा R है, इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक नया बेसिकली जो 3 पैनल है हमारे, ये और ये सेम है। तो शुरुआत करते हैं। पहला, जब ब्याज की दर R0 है तो निवेश I0 है। अब इनकम कितनी होगी, यहाँ पे केंचियन क्रॉस के माध्यम से जो हमने निकाली हुई वही आएगी। ये हमारी इनकम आ गई कुल विधि से, ठीक है, और सीमांत विधि से, बचत और निवेश की समानता की विधि से S और I, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब दोनों से इनकम जो आएगी सेम आएगी। 2 मेथड है इनकम निकालने के, कुल विधि, और इसका मतलब ये जो बिंदु है हमारा, यहाँ क्या है, ये बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर हैं, ये बचत और निवेश है, और ये क्या है, कुल मांग या कुल उत्पादन और कुल व्यय एक दूसरे के बराबर हैं, या कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर ही। ये वस्तु बाजार के संतुलन के बिंदु हैं दोनों, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो संतुलन के बिंदु हैं, हमारा इंटरेस्ट है ना वस्तु बाजार के संतुलन का, इस बिंदु के ऊपर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं R और Y का, ठीक है, कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं। तो Y तो हमने यहीं से निकाल ली, नीचे जब इस ग्राफ को आएंगे तो हमारी Y लगभग यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ये हमारी Y है। ये R0 था हमारा, तो यहाँ पे मैं मान लो R0 लिख देता हूँ। तो एक कॉम्बिनेशन हम ढूंढ सकते हैं, ये R0 और ये हमारी इनकम जो ऊपर से निकली है ये, और यहाँ से हमने R0 लिया था। इसका मतलब क्या हुआ, एक कॉम्बिनेशन हमें मिल गया वस्तु बाजार के संतुलन का। इस कॉम्बिनेशन को हम नाम दे देते हैं E। बेसिकली ये पॉइंट जो है ये हमने शिफ्ट कर दिया, यहाँ से होते हुए हम इसको यहाँ ले आए। इसी तरीके से अब अगर क्या होगा, ब्याज की दर बढ़ गई, ऊपर की तरफ गई, तो क्या होगा, निवेश घटेगा, घट गया निवेश। निवेश कम होगा तो यहाँ पे निवेश नीचे आएगा, कर नीचे आ गया, एक नया संतुलन बिंदु बन गया, ठीक है। तो आय का एक नया स्तर हो गया OY। ऊपर के पैनल में भी वही होगा, ये नीचे आ जाएगा, हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले, उसी को रिपीट कर रहा हूं मैं। तो इनकम घट गई हमारी। अब हमारे पास क्या आ गया, एक और संतुलन का बिंदु आ गया, यहां वस्तु बाजार संतुलन में है ना, तो इसको भी हम यहां पे ट्रांसफर कर लेते हैं इस पैनल पे, जो C पैनल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के साथ। यानी इनकम जो है हमारी OY1 है, यहां से आ जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बढ़ा हुआ है ना R2, तो यहां कोई पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। चलो ड्रॉ करते हैं।
ये पॉइंट आ गया हमारा, आ गया ना। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एफ, यानी ये बिंदु जो यहाँ था ये हमने यहाँ से होते हुए इसको यहाँ ट्रांसफर कर लिया। अब ये ध्यान रखना, ये जो दोनों बिंदु हैं वस्तु बाजार संतुलन में है, यानी बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर है। इसी तरीके से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, निवेश घट जाएगा, यहाँ भी घटेगा तो इनकम भी घटेगी। इस पैनल पे इनकम घटेगी उतनी ही इस पैनल पे घटेगी, ऊपर वाले पैनल पे, इस पैनल पे, ठीक है। ये A2 किस पे है, I2 R2 पे, तो ये इस पैनल पे भी इनकम घट गई। अब एक और कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गया जहाँ वस्तु बाजार संतुलन में है। कहाँ संतुलन में वस्तु बाजार? जब बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर हैं, या कुल उत्पादन कुल व्यय, या कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। तो ये इस बिंदु को भी हम यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। ये Y2 यहाँ से आ गया और R2 हमारा बड़ा है ना, तो R2 हमने ऊपर ले लिया, तो एक पॉइंट आपका ये आ गया जिसको हमने G पॉइंट का नाम दिया। अब अगर हम इन G, F और E पॉइंट्स को मिला लें, ये मिला दें, तो ये क्या हो गया? ये पॉइंट के कौन से हैं? G, F और E कौन से पॉइंट हैं? G और E और F जो हैं वो इनकम Y और ब्याज की दर R के अलग अलग कम्बिनेशन है। E पे एक कम्बिनेशन है, ये कम्बिनेशन है ना एक, कि इतनी हमारी इनकम है, इतना हमारा R है। तो ये सारे जो कम्बिनेशन है, संयोग जो हैं, किसके संयोग हैं? आय और ब्याज की दर के, वो सारे संयोग जहां वस्तु बाजार संतुलन में है। इसका मतलब ये जो ग्राफ बना ये हमारा IS कर्व हो गया, ठीक है। तो IS कर्व क्या है हमारा? फिर से परिभाषित करते हैं। IS कर्व, IS वक्र जो है वो आय और ब्याज की दर के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जहां पर वस्तु बाजार संतुलन में होता है, अर्थात जहां पर बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होती है, या जहां पर सकल व्यय और जो सकल उत्पादन है वो एक दूसरे के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम IS कर्व ड्राइव कर सकते हैं। तो IS कर्व की शेप कैसी होगी? ये भी ऋणात्मक ढलान वाली होगी, अर्थात जब ब्याज की दर कम होगी तो इनकम ज़्यादा होगी, और ब्याज की दर जब ज़्यादा होगी तो इनकम हमारी कम होगी। लेकिन ये जो IS कर्व है, ये ध्यान रखना, इसका हर एक बिंदु हमें वस्तु बाजार के संतुलन को दर्शाता है। हर एक बिंदु, कोई भी बिंदु है वो आय और ब्याज की दर के वो सारे संयोग हैं जहाँ वस्तु बाजार एक दूसरे से वस्तु बाजार संतुलन में है, या जहाँ पर बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो ये हमने IS कर्व देख लिया। ये IS कर्व जो है हमने ब्याज के जो परंपरावादी सिद्धांत है उससे निकाला है, वास्तविक तत्वों के द्वारा निकाला है। इसका मतलब IS कर्व जो है वो आपके जो हिग्स हैंसन सिंथेसिस है उसमें IS कर्व जो है वो वास्तविक तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम देखते हैं मौद्रिक तत्वों को, जो हम देखेंगे एलम वक्र के द्वारा। अभी हमने देखा था IS वक्र, अब हम देखते हैं एलम वक्र। एलम वक्र भी दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, L और M। L इज फॉर लिक्विडिटी प्रीफरेंस। लिक्विडिटी प्रीफरेंस क्या है? लिक्विडिटी प्रीफरेंस का मतलब है कि लोग कितनी मात्रा में मुद्रा की मांग करते हैं, यानी ये मुद्रा की मांग है। और M क्या है? मुद्रा की मात्रा, कितनी इकोनॉमी में है। तो L मुद्रा की मांग को दिखाता है और M जो है वो मुद्रा की पूर्ति को दिखाता है। तो एलम कर्व क्या हो गया? एलम कर्व ब्याज की दर और आय के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जहां मुद्रा बाजार संतुलन में होता है, ठीक है। एलम वक्र क्या है? एलम वक्र ब्याज की दर और उत्पादन के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जहां मुद्रा बाजार संतुलन में होता है, अर्थात जहां मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। क्लियर है? एलम वक्र क्या है? एलम वक्र वह बिंदु पथ है जहां ब्याज की दर और आय के विभिन्न संयोग मुद्रा बाजार के संतुलन को दर्शाते हैं, ठीक है। क्लियर है? फिर से डिफाइन करते हैं हम। एलम वक्र ब्याज की दर और आय के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जहां मुद्रा बाजार संतुलन में होता है, अर्थात जहां मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, और फिर एलम कर्व निकालते हैं। जिस तरीके से हमने IS वक्र की व्युत्पत्ति की थी वैसे ही हम एलम वक्र की व्युत्पत्ति करेंगे। मुद्रा की मांग केन्ज के अनुसार, ये ध्यान रखना, एलम वक्र जो है वो हम केन्ज के सिद्धांत से निकाल रहे हैं और IS कर्व जो है हमने परंपरावादी सिद्धांत से निकाला था। तो अब हम मुद्रा की एलम वक्र निकालते हैं जो केन्ज के सिद्धांत के द्वारा आएगा। तो केन्ज के अनुसार मुद्रा की मांग 3 उद्देश्य के लिए की जाती है। कौन कौन से उद्देश्य हैं? ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब क्रय विक्रय उद्देश्य। प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब सावधानी उद्देश्य,
के लिए मुद्रा की मांग, दो मुद्रा की मांग ट्रांजैक्शन पर्पज के लिए और मुद्रा की मांग प्रिकॉशन पर्पज के लिए, दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया। क्यों एक साथ लिख लिया? क्योंकि केन्स के अनुसार जो ट्रांजैक्शन पर्पज के लिए मुद्रा की मांग है और प्रिकॉशन पर्पज के लिए मुद्रा की मांग है वो आय पर निर्भर करती है दोनों में। लेकिन इसके साथ साथ जो तीसरी तीन बताए थे ना मैंने, मुद्रा की मांग 3 पर्पज के लिए की जाती है केन्स के अनुसार। एक होती है हमारी स्पेकुलेटिव डिमांड। स्पेकुलेटिव डिमांड है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग से हमारा मतलब है कि हम मुद्रा की मांग इसलिए करते हैं ताकि हम सही समय पर उस मुद्रा से और कुछ लाभ कमा सकें, इसके लिए भी हम मुद्रा की मांग करते हैं। तो हम ग्राफ देखते हैं पहले मुद्रा की मांग का। अगर हम ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी पर्पज के लिए देखेंगे तो हमारा ग्राफ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये ग्राफ कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने ली है इनकम और यहाँ पे हमने ली है मुद्रा की मांग। दोनों उद्देश्यों के लिए मैंने एक साथ दिखा दिया इसको, अलग अलग दिखाने के बजाय, क्योंकि वो आय पर निर्भर करती है। यानी जब इनकम y0 है तो सावधानी उद्देश्य और क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग जो है वो OM0 होगी, क्योंकि इनकम पे डिपेंड करती है। यानी जब इनकम y0 है तो मुद्रा की मांग M0 होगी। लेकिन किसी कारण से अगर इनकम बढ़ जाती है तो मुद्रा की मांग भी बढ़ जाएगी। यानी जो ट्रांजैक्शन पर्पज और प्रिकॉशनरी पर्पज के लिए मुद्रा की मांग है वो आय के स्तर पर निर्भर करती है, ब्याज की दर पर निर्भर नहीं करती। लेकिन इसके विपरीत जो हमारी स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए मनी की डिमांड है, ये मैंने यहां दिखाई है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये ब्याज की दर पे निर्भर करती है। ब्याज की दर जब ऊंची होती है तो लोग मुद्रा की कम मांग करते हैं, क्योंकि जब ब्याज की दर ऊंची होती है तो वो अपने जो उनके पास मुद्रा है उसको वो बॉन्ड्स वगैरह में लगाते हैं। यानी आप सीधा समझ लो कि बैंक में जमा कर देते हैं या उधार दे देते हैं ताकि उनको ऊंचा ब्याज मिले। लेकिन जब ब्याज की दर नीची होती है तो वो फिर उसको उनकी जो स्पेकुलेटिव जो उधार या बैंक में जमा या बॉन्ड्स, नॉर्मली हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि बॉन्ड्स जो खरीदते हैं उनको कम खरीदते हैं जब ब्याज की नीची दरों पे। जब वो बॉन्ड्स कम खरीदेंगे तो उनके हाथ में पैसे ज़्यादा होंगे तो मनी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, और जब ब्याज की दर ऊंची होगी तो वो बॉन्ड्स खरीदेंगे तो उनके पास जो मनी की डिमांड है वो कम होगी, क्योंकि उनके पास पेपर जो बॉन्ड के रूप में पेपर है वो ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब इस तरीके का कर्व आएगा हमारा। यानी ब्याज की दर अगर R0 है तो स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए मुद्रा की मांग केवल OM1 होगी। लेकिन अगर ब्याज की दर कम हो जाती है तो लोग जो है बॉन्ड्स वगैरह में निवेश कम करेंगे और अपने पास मुद्रा ज़्यादा रखेंगे, ताकि जब ब्याज की दर बढ़े तो उसको वो निवेश करके कुछ लाभ कमा सकें। ठीक है, अब फिर अगर एक बहुत नीची दर हो गई तो उस समय वो बॉन्ड खरीदेंगे ही नहीं, सारे की सारी मुद्रा को अपने पास नकदी के रूप में रखेंगे। ये जो कर्व था हमारा स्पेकुलेटिव डिमांड का कर्व, यहाँ पे ये फ्लैट हो जाता है, परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता बंद कहते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है। तो मुद्रा रेंज के अनुसार मुद्रा की मांग 3 पर्पज के लिए की जाती है, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव। ट्रांजैक्शन पर्पज के लिए मुद्रा की मांग आय पर निर्भर है, ये ब्याज की दर पर निर्भर है। अगर ये जो दोनों पर्पज के लिए अगर हम ब्याज की दर के साथ ग्राफ बनाना चाहें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, ये तो आय पर निर्भर करती है ना। मैंने कहा था ना OY0 इनकम पे OM0 होगी मांग। इसका मतलब इनकम अगर बढ़ जाएगी तब तो ये मांग आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे शिफ्ट होगी। ठीक है, अदरवाइज ये स्थिर रहेगी। ब्याज की दर चाहे R1 हो चाहे R0 हो, ये इतने की इतनी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ये मुद्रा की मांग है केन्स के अनुसार। अब हमने तीनों पर्पज के लिए मांग देख ली, लेकिन हमें क्या चाहिए, मुद्रा की कुल मांग चाहिए। ठीक है, तो मुद्रा की कुल मांग 2 चीजों पर निर्भर करेगी, MTP, MS, यानी क्रय विक्रय उद्देश्य और सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। यानी 2 चीजों का फंक्शन होगा। ये वाला जो है MTP जो है ये इनकम का फंक्शन है, ये इनकम पे डिपेंड करेगी और ये ब्याज की दर पे निर्भर करेगी। इसका मतलब मुद्रा की मांग 2 तत्वों पे निर्भर करेगी, आय पर भी निर्भर करेगी और ब्याज की दर पे भी निर्भर करेगी। तो कुल मांग कितनी हो जाएगी अर्थव्यवस्था में, यहां से निकाल सकते हैं हम। ये क्या है हमारी Y0 इनकम पे, अभी हमने डिस्कस किया था ना, जब इनकम Y0 है तो इन 2 उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग इतनी होगी। लेकिन ये तीसरा ये वाली मांग है MTP इतनी है, और सट्टा उद्देश्य के लिए ये स्थिर रहेगी,
ब्याज की दर के साथ चेंज नहीं होगी, लेकिन ये ब्याज की दर के साथ चेंज होती जाएगी। तो ये हमारी कुल मांग होगी, हमने जोड़ दिया, जो तीनों मांग थी ना वो जोड़ने के बाद हमारा ये ग्राफ आएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये हमारी मुद्रा की कुल मांग है, Y0 इनकम पे मांग है ये। ठीक है, Y0 इनकम पे, जिसको हम ये ऐसे लिख दिया हमने कि मनी डिमांड एट द इनकम Y0। अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, ये करो आगे शिफ्ट होगा। जब इनकम बढ़ जाएगी, मैं मान लो OY1 इनकम करता हूँ तो ये करो आगे ऐसे शिफ्ट होगा, ये क्योंकि ये लाइन इधर आ गई, सिर्फ ये शिफ्ट हो जाएगी। इनकम बढ़ने से ये तो शिफ्ट नहीं होगा, ये तो आर पे डिपेंड करता है, सिर्फ ये यहाँ से शुरू होता था अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो ऐसा करो बन जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और मुद्रा की पूर्ति, ये R1 पे M1 है, ये मुद्रा की पूर्ति है। मुद्रा की पूर्ति केन्स के अनुसार जो मौद्रिक अधिकारी हैं उनके द्वारा निर्धारित होती है और ये स्थिर रहती है। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर है मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। ओके, तो ब्याज की दर का निर्धारण कैसे होता है, जब मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं। तो हमने जो अभी लिया था, मान लो आय का स्तर जो है वो हमारा Y0 है, तो Y0 पे हमारी मुद्रा की मांग जो है, पूर्ति तो स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी ये तो पूर्ति। मांग जो है अगर Y0 इनकम है, तो ग्राफ मैंने अभी बनाया था उसी को बना देते हैं। यानी जब Y0 इनकम है तो ये हमारा ग्राफ है मुद्रा की मांग का, ये मुद्रा की पूर्ति, दोनों कहां काट रहे हैं, इस बिंदु पे काट रहे हैं। इसका मतलब ब्याज की दर का निर्धारण कहां होगा, R0 पे। जब इनकम Y0 है तो ब्याज की दर R0 होगी। ठीक है, अब अगर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, मान लो मुद्रा की मांग बढ़ के Y1 हो गई, तो ये कर्व मैंने अभी दिखाया था ना थोड़ी देर पहले, इधर शिफ्ट हो जाएगा। चलो शिफ्ट करते हैं। इसका मतलब जब आय में बढ़ोतरी होगी तो मुद्रा की मांग का कर्व राइट में शिफ्ट होगा, और राइट में शिफ्ट होने से ब्याज की दर जो है वो R0 से बढ़ के R1 हो जाएगी। तो हमने बेसिकली यहाँ क्या देखा है, हमने ये देखा है कि जब आय में चेंज होगा तो उसके कारण जो मुद्रा का मांग कर्व है वो शिफ्ट होगा, और मुद्रा का मांग कर्व अगर शिफ्ट होगा तो ब्याज की दर जो है वो हमारी शिफ्ट होगी। यहाँ अगर बढ़ाई हमने इनकम तो हमारा मुद्रा की मांग बढ़ गई, इनकम के बढ़ने से मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो हमारा ब्याज की दर भी बढ़ जाएगी। अब अगर आय को अगर हम और बढ़ा देते हैं, मान लो Y2 आय कर दी हमने, तो हमारा मुद्रा की मांग का कर्व क्या होगा, ये हो गया ना। इसका मतलब ब्याज की दर और ऊंची हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली इस ग्राफ में हमने क्या दिखाने की कोशिश की है, इस ग्राफ में हमने दिखाया है कि इनकम के अलग अलग लेवल पे R0 अलग अलग रहेगा। ये वस्तु बाजार के मुद्रा बाजार के संतुलन के बिंदु हैं, E1 और E2 संतुलन के बिंदु हैं। इसका मतलब यहाँ पर इन बिंदुओं पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। नेचुरल है, क्योंकि हमने क्या किया है, MS और MD कर्व को काटा है, मांग और पूर्ति के कर्व को काटा है, इसलिए ये जो है ये मुद्रा बाजार के संतुलन के बिंदु हैं। अब हम एक अलग ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम इस Y0 को लेंगे, इस R0 को लेंगे। ठीक है, वही है ना, यानी R0 और Y0 के संयोग जहां मुद्रा बाजार संतुलन में है। चलिए देखते हैं, सेम ग्राफ है जो हमने वहां लिया था। यानी जब इनकम Y0 है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 होगा, जब इनकम बढ़ के Y1 हो जाएगी तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ के R2 हो जाएगा, जब इनकम बढ़ के Y2 हो जाएगी तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के भी R2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैनल हमने A पैनल लिया, इसके इस A पैनल से हम B पैनल ड्रा करते हैं। तो यहां पे हमने क्या ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां पे हमने ले ली इनकम। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है R0, यहां से चला है हमने R0, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मान लो इनकम है कोई कुछ भी इनकम हमने मान ली, वहां मानी थी ना Y0 इनकम, तो मान लो ये Y0 इनकम है, यहां मान ली हमने। तो यहां एक बिंदु मिल जाएगा हमें, Y0 मिल गया ना एक बिंदु। अब ये बिंदु क्या है, E बिंदु है, इस बिंदु को हमने यहां शिफ्ट किया R और Y0 के कॉम्बिनेशन के साथ। यानी इनकम अगर Y0 है तो ब्याज की दर R0 होगी, और ये एक संयोग आ गया E संयोग, जहां पर मुद्रा बाजार संतुलन में है, क्योंकि इस बिंदु पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। अब अगर ब्याज इनकम लेवल बढ़ जाता है, बढ़ाया था ना हमने, ये OY1 हो जाता है, तो ब्याज की दर बढ़ जाएगी, R1 होगी, इनकम भी बढ़ी है ना, तो एक नया पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, कॉम्बिनेशन ये
यहाँ पे क्या है, E1 बिंदु पे क्या है, E1 बिंदु पे भी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हैं, और यहाँ R1 और Y1। अगर इनकम और ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के R2 हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 है ना, तो इनकम कितनी है हमारी Y2। तो एक संतुलन का बिंदु हमें और मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो तीनों बिंदु हैं E1 और E2, यहाँ पर मुद्रा बाजार संतुलन में है, और इनको अगर हम मिला के एक लाइन खींच देंगे तो ये लाइन क्या है हमारी, एलम कर्व हो जाएगी। ठीक है, एलम कर्व भी निकाल लिया हमने। क्या है एलम कर्व? एलम कर्व आय और ब्याज की दर के उन सभी संभव संयोगों को दर्शाता है जहां मुद्रा बाजार संतुलन में है, या जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो हमने आईएस कर्व ड्राइव कर लिया, हमने एलम कर्व ड्राइव कर लिया। तो मुद्रा का मौद्रिक सिद्धांत ये कहता है कि ब्याज की दर वहां निर्धारित होगी, दोनों एक साथ जब निर्धारण होगा। ये मुद्रा बाजार का संतुलन है एलम कर्व, और आईएस कर्व जो है वस्तु बाजार का संतुलन है। तो संतुलित ब्याज की दर का निर्धारण कहां होगा? हमने कहा था जब दोनों एक साथ निर्धारित होंगी, यानी वो दरें आय और ब्याज की वो दर जहां पर वस्तु बाजार भी संतुलन में हो और मुद्रा बाजार में संतुलन में हो, उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कर्वों को एक साथ ड्रा करना पड़ेगा। वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में एक साथ संतुलन देखने के लिए दोनों ग्राफ को एक साथ ले आते हैं। ठीक है, अभी बनाया था हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट वाई एक्सिस पे और लेवल ऑफ इनकम वाई, ये वाई है हमारी और ये हमारा आर है, वाई और आर के अलग अलग स्तर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एलएम कर्व निकाल, आईएस कर्व लगा देते हैं अपना। आईएस क्या है? वस्तु बाजार संतुलन, यानी आईएस कर्व के हर बिंदु पे वस्तु बाजार संतुलन में है। हर बिंदु पे आय और बचत एक दूसरे के निवेश और बचत एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात ये लेवल ऑफ इनकम या वाई और आर के वो सारे संयोग हैं जहां वस्तु बाजार संतुलन में है। इसी तरीके से हमने एलएम कर्व निकाल दिया। एलएम कर्व क्या है? मुद्रा बाजार का संतुलन है। इसका हर एक बिंदु, कहीं पे भी आप बिंदु लोगे तो वो क्या है? मुद्रा बाजार का संतुलन है। दोनों एक साथ संतुलन में कब होंगे? जैसे मान लो हमने ये बिंदु लिया, तो इस बिंदु पे क्या है? मुद्रा बाजार तो संतुलन में है लेकिन वस्तु बाजार संतुलन में नहीं है। यहाँ कोई बिंदु अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ वस्तु बाजार तो संतुलन में है लेकिन मुद्रा बाजार संतुलन में नहीं है। लेकिन दोनों का एक साथ संतुलन कहाँ आएगा? इस बिंदु पर। दोनों एक साथ संतुलन में है, वस्तु बाजार भी संतुलन में है और मुद्रा बाजार भी संतुलन में है। इसका मतलब जो ब्याज की दर का निर्धारण अगर यहाँ होगा, ठीक है, आईएस और एलएम वक्र के इंटरसेक्शन के द्वारा जो उनका काटते हैं वहां निर्धारण होगा, तो इसका मतलब उस बिंदु पर वस्तु बाजार भी संतुलन में है और जो हमारा मुद्रा बाजार है वो भी संतुलन में है, जबकि दूसरे तत्वों में परिवर्तन अगर ना हो तो इसका मतलब यहाँ पे हमने ई कर्व जो है, ई बिंदु जो है वो हमारा संतुलन का बिंदु है, और इस ई बिंदु पर हमारी ब्याज की दर जो है वो R0 है और इनकम जो है हमारी Y0 है। इसका मतलब कि ब्याज का दर का निर्धारण हमने कर लिया ना, लेकिन इसके साथ हमने Y0 का, इनकम का भी निर्धारण किया। हमने शुरुआत वहाँ यहीं से की थी कि ये जो दोनों सिद्धांत हैं, परंपरावादी सिद्धांत और केंज का सिद्धांत, ये एक तत्व, एक बाजार के संतुलन को ध्यान में रखते हैं और दूसरे बाजार के संतुलन को ध्यान में नहीं रखते हैं। लेकिन आईएसएलएम या आधुनिक सिद्धांत में हम दोनों को एक साथ रख के ब्याज की दर का निर्धारण करते हैं। तो इस तरीके से हम ब्याज की दर का निर्धारण करेंगे तो वो अनिर्धारणीय नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने सारे प्रभावों को ले लिया है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्याज की दर का आधुनिक सिद्धांत, जिसको हमने हिक्स हैंसन सिंथेसिस के नाम से भी इसको कहते हैं, और कई बार इसको हम आईएसएलएम वक्र विश्लेषण के द्वारा ब्याज निर्धारण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया ब्याज का आधुनिक सिद्धांत होता क्या है, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत की हमें आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्योंकि दोनों सिद्धांत जिससे पहले के सिद्धांत थे जो अनिर्धारणीय थे। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत के द्वारा ब्याज की दर का निर्धारण आईएस और एलएम वक्रों के द्वारा होता है। हमने देखा आईएस वक्र को हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं, एलएम वक्र को किस तरीके से ड्राइव करते हैं, और फिर दोनों बाजारों में एक साथ संतुलन को किस तरीके से देखते हैं। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ हमारा यह आज का लेक्चर समाप्त होता है।